सामना नहीं किया था, और अब जब वह डूफैंग के हाथों में था और उसकी जान खतरे में थी, तो स्वाभाविक रूप से वह भयभीत था। डूफैंग ने टाइशिन को घूरते हुए कहा, अब जब तुम मेरे हाथों में आ गए हो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा? उसकी आवाज़ एकदम ठंडी थी। ठंडे पसीने से तरबतर टाइशिन घबराकर डूफैंग को घूर रही थी और तेजी से पीछे हटते हुए चिल्लाई, डूफैंग, तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मेरे पिता और दादा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वैसे किंग्युआन संप्रदाय में आंतरिक कलह सख्त वर्जित है। तुम अब किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य हो। तुम एक साथी शिष्य को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें संप्रदाय से मिलने वाली कड़ी सजा का डर नहीं है? लगभग अचेत अवस्था में खड़े टाइशिन को देखकर डूफैंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। साथी शिष्यों को नुकसान, संप्रदाय से कड़ी सजा। जब तुमने मुझे पकड़ने के लिए लोगों को भेजा था, तब तुमने संप्रदाय के इस नियम के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब जब तुम इसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी है? टाइशिन का शरीर ढीला पड़ गया और वह डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अत्यधिक तनाव के कारण उसका मुंह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसने कांपते हुए डूफैंग की ओर इशारा किया। टाइशिन की घोर अक्षमता देखकर डूफैंग को घृणा और तिरस्कार दोनों का अनुभव हुआ। उसने तिरस्कार भरी निगाहों से टाइशिन को देखा, फिर अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उसके सामने एक लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार टाइशिन की गर्दन के चारों ओर घूमी और वापस डूफैंग के हाथ में आ गई। टाइशिन की गर्दन पर खून की एक पतली सी लकीर दिखाई दी। फिर टाइशिन का सिर एक तरफ लुढ़क गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन से खून प्लॉप की आवाज के साथ बहने लगा। टाइशिन की मौत हो गई। स्तर पर उन्नति। 2 दिन बाद यांग मिंग और अन्य लोगों को टाइशिन मिली। इस वेबसाइट का यूआरएल बदल गया है। इसे याद रखने का आसान तरीका .com। टाइशिन के क्षत विक्षत शरीर और उसकी मरती हुई आंखों में व्याप्त भय और निराशा को देखकर यांग मिंग और अन्य लोग भारी मन से क्रोधित हो उठे। हान परिवार ने दूसरों के साथ मिलकर किंग्युआन संप्रदाय की एक सदस्य की निर्मम हत्या करने की हिम्मत कैसे की? उनके अपराध कतई अक्षम्य थे। इसके अलावा मारा गया व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह किंग्युआन संप्रदाय के एल्डर टाई का पोता था। इससे टाई परिवार में निश्चित रूप से आक्रोश फैलेगा। यांग मिंग और उसके साथियों के लौटने के बाद भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि हान परिवार, यान परिवार और अन्य परिवारों से कई दिनों तक गहन पूछताछ के बाद उन्होंने इस संभावना को लगभग खारिज कर दिया कि हान परिवार ने किसी और के साथ मिलीभगत की थी। दूसरे शब्दों में, इस मामले में कुछ गड़बड़ थी। उसी क्षण यांग मिंग के मन में एक विचार कौंधा, क्या ये वही हो सकता है? लेकिन अब उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। संप्रदाय में लौटने के बाद उसे केवल सच बताना होगा। बाकी सब संप्रदाय के नेता और एल्डर टाई पर छोड़ दीजिए। किंग्युआन संप्रदाय में लौटने के बाद डूफैंग अपने बड़े भाई जियांग बिन से मिलने नहीं गया, बल्कि सीधे अपने गुरु किंग्युन से मिलने गया। इस समय किंग्युन ने आधिकारिक तौर पर किंग्युआन संप्रदाय के नेता का पदभार ग्रहण कर लिया था। वह अच्छे स्वास्थ्य में प्रतीत हो रहे थे और उनकी आभा और गरिमा में काफी वृद्धि हो गई थी। किंग्युन डूफैंग को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। डूफैंग ने किंग्युन को अपने 2 भतीजों और भांजियों के बारे में बताया जो बड़े भाई के शिष्य बन गए थे, और किंग्युन ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। डूफैंग ने कुछ देर सोचा, उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने कहा, गुरुजी को सूचित करते हुए, ये शिष्य कल से एकांतवास शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि उन्नत योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सके। किंग्युन चौंक गया, फिर खुशी से झूम उठा। क्या तुम उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचने वाले हो? बहुत बढ़िया। जैसे ही तुम उन्नत स्तर पर पहुंचोगे, मेरे किंग्युआन संप्रदाय की शक्ति एक अंक और बढ़ जाएगी। साथ ही उन्नत स्तर पर पहुंचने के बाद तुम मेरे किंग्युआन संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य बन जाओगे, जो संप्रदाय में एक उच्च पद माना जाता है। किंग्युन मुस्कुराया। तीनों संप्रदायों की प्रतियोगिता के 6 मुकाबलों में किंग्युआन संप्रदाय ने 3 जीत, 2 हार और 1 ड्रॉ के साथ जीत हासिल की। ये तीनों जीत किंग्युआन के शिष्यों की बदौलत मिली, स्वयं किंग्युआन, उनके सबसे वरिष्ठ शिष्य और 5वें शिष्य। इस तथ्य ने किंग्युआन संप्रदाय में सभी को चौंका दिया। किंग्युआन संप्रदाय के नेता के रूप में किंग्युआन की इस उल्लेखनीय उपलब्धि को पूरे संप्रदाय ने व्यापक रूप से स्वीकार किया। हालांकि एल्डर टाई और एल्डर ये के गुटों में अभी भी काफी लोग ऐसे थे जो दिखावटी तौर पर तो उससे डरते थे, लेकिन पूरी तरह से उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। अगर इस समय डूफैंग उच्च पद पर पहुंचकर संप्रदाय का एक प्रमुख नेता बन जाता, तो किंग्युन का प्रभाव निस्संदेह काफी बढ़ जाता।
ऐसी बड़ी घटना से स्वाभाविक रूप से उसे खुशी होती और डू फैंग के प्रति उसका स्नेह और भी बढ़ जाता। डू फैंग ने गहरी आवाज में कहा, मैं बड़ा होऊं या न होऊं, मुझे परवाह नहीं। मैं भविष्य में निश्चित रूप से किंग-युआन संप्रदाय छोड़कर अपना काम करूंगा। किंग-युन अचंभित रह गया। किंग-युआन संप्रदाय छोड़ रहे हो? किंग-युआन संप्रदाय छोड़कर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम किंग-युआन संप्रदाय से नाता तोड़ोगे? डू फैंग ने सिर हिलाया। गुरुजी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं किंग-युआन संप्रदाय नहीं छोड़ रहा हूं, बल्कि अपने निजी मामलों को निपटाने के लिए नानलिंग काउंटी छोड़ रहा हूं। किंग-युन ने राहत की सांस ली। कब? हम क्या करेंगे? ये शिष्य मेरी मां को ढूंढने जा रहा है। जहां तक मेरे जाने की बात है, ये शिष्य निश्चित नहीं है। हालांकि जब मैं अधिक स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं जाने के योग्य हो जाऊंगा। अपनी मां को ढूंढ रहे हो? वो कहाँ है? किंग-युन फिर से चौंक गया। उसने पहली बार डू फैंग को अपने पारिवारिक मामलों के बारे में बात करते सुना था। डू फैंग ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेरी मां बहुत दूर है। जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगा तो मैं उसे ढूंढने और अपने परिवार को फिर से मिलाने के लिए जाऊंगा। किंग-युन ने सवाल पूछना बंद कर दिया और डू फैंग को उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचने के बारे में कुछ निर्देश देने के बाद डू फैंग किंग-युन को छोड़कर अपने निवास स्थान पर लौट गया। उनकी वर्तमान स्थिति और शक्ति को देखते हुए उनका मूल निवास अब उपयुक्त नहीं था। हालांकि जियांग बिन ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी और उनके लिए किंग शियू पीक पर एक विशाल निजी आंगन ढूंढ लिया था। डू फैंग जानता था कि कुछ दिनों में जियांग शहर से टाइशिन के बारे में खबर आ जाएगी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। भले ही एल्डर टाई को पता चल जाए कि उसने टाइशिन को मार डाला है, सबूत के बिना वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी, टाई परिवार उसकी नज़र में और भी महत्वहीन होता जाएगा। खुद को शांत करने और अपने निवास स्थान पर सभी संरचनाओं को सक्रिय करने के बाद डू फैंग ने अपना पूरा ध्यान अपनी साधना को आगे बढ़ाने में लगा दिया। एक दिन के शांतिपूर्ण विश्राम के बाद जब उसका पूरा शरीर चरम अवस्था में था, डू फैंग ने उन्नत योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास शुरू किया। आम लोगों के लिए उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता, अन्यथा किंग-युआन संप्रदाय के संसाधनों को देखते हुए इसमें केवल कुछ ही वरिष्ठ योद्धा न होते। हालांकि डू फैंग के लिए उसकी शक्तिशाली वंश परंपरा के कारण युद्ध सेनापति स्तर से पहले साधना करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। इसलिए उनके लिए तथाकथित उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचना महज एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसमें केवल 1 या 2 दिन लगेंगे। हालांकि वे लोगों को ज्यादा चौंकाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों के लिए एकांतवास में चले जाएंगे। कई और स्पिरिट एसेंस पिल्स का सेवन करने के बाद उसने अपनी जादुई शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया, उसे अपनी नसों के माध्यम से अपने सिर में स्थित आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित किया। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा वापस उमड़ पड़ी और पूरी तरह से डू फैंग के सिर के शीर्ष की ओर बढ़ गई। डू फैंग के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई अदृश्य अवरोध टूट गया हो। उसकी जादुई शक्ति और भी तेज गति से उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसके दांतियान तक पहुंच गई। काफी देर बाद डू फैंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, हल्की सी मुस्कान बिखेरी, खुद को नीचे देखा, मुट्ठियां भींची और शून्य पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ, हालांकि उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा था, फिर भी उसके सामने की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। डू फैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह उन्नत योद्धा वाकई मध्यवर्ती योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसके पास अविश्वसनीय रूप से गहरी जादुई शक्ति थी। डू फैंग का मानना था कि अगर वह अपनी वर्तमान शक्ति से टाई मोजी का सामना करे तो वह उसे कुछ ही पलों में हरा सकता है। पहले की तरह इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्नत योद्धा स्तर पर पहुंचने पर जादुई कलाकृतियों की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। फिर डू फैंग ने अपनी अग्नि तलवार निकाली, उसे अपने दाहिने हाथ से पकड़ा, अपनी जादुई शक्ति का संचार किया और तलवार चलाई। उसके हाथ से ज्वालाओं से चमकती तलवार की रोशनी निकली और सामने वाली दीवार से टकराई। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की रोशनी दीवार को भेदते हुए अंदर घुस गई, जिससे एक वॉश बेसिन के आकार का छेद हो गया। उसी समय आग की लपटें दीवार पर जलती रहीं, उसे राख में बदल दिया और छेद को लगातार बड़ा करती गईं। ये दीवार कोई साधारण दीवार नहीं है, ये किंग-युआन पर्वत पर उत्पादित अविश्वसनीय रूप से कठोर किंगगान पत्थर से बनी है। यहाँ तक कि एक नौसिखिया योद्धा का पूर्ण बल से किया गया हमला भी इस पर केवल एक निशान ही छोड़ सकता है। वह अपनी आकस्मिक हड़ताल के परिणाम से बेहद संतुष्ट थे। संतुष्ट होकर डू फैंग ने अग्नि तलवार को रख दिया।
अचानक उसे याद आया कि अब जब वह उन्नत स्तर पर पहुंच गया है तो वह यचेंजी की स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक के तीसरे रूप का अभ्यास भी कर सकता है। फिर उसने अपने थैले से स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक को दर्ज करने वाली पशु की खाल निकाली, उसे फैलाया और ध्यानपूर्वक तीसरी चाल को पढ़ना शुरू किया, जमे हुए स्वर्ग। तलवार आत्मा का पुनः प्रकट होना। जैसा कि नाम से पता चलता है, फ्रोजन हेवन एक बर्फीला स्थान है जिसे जादूगर ने शक्तिशाली जादू का उपयोग करके बनाया है। इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंड होती है और जब शक्ति अपने चरम पर होती है तो ये हजारों मील तक के क्षेत्र को जमा सकती है, जिससे लोग पल भर में बर्फ के टुकड़ों में जम जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। हालांकि डू फैंग की वर्तमान शक्ति के साथ इसकी सीमा अधिकतम कुछ दर्जन फीट के दायरे तक ही सीमित है। जानवर की खाल पर खुदे हुए शिलालेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और तीसरी चाल के सार को याद करने के बाद डू फैंग ने खाल को एक तरफ रख दिया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और तलवार चलाने की तकनीक को समझने लगा। काफी देर बाद डू फैंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिनमें एक चमकती रोशनी दिखाई दी। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उसके सामने एक लंबी तलवार प्रकट हुई जिससे एक निर्मल आभा निकल रही थी। ये तलवार उच्च श्रेणी की जल प्रधान जादुई कलाकृति थी जो स्वर्गीय हिम तकनीक को प्रयोग करने के लिए एकदम उपयुक्त थी। डू फैंग ने अपनी तलवार चलाने की तकनीक बदल दी, एक उंगली से लंबी तलवार की ओर इशारा करते हुए अपनी जादुई शक्ति उसमें प्रवाहित की। जादुई हथियार गूंज उठा और हवा में ऊपर उठा, फिर चमकते हुए डू फैंग के ठीक सामने कुछ फीट की दूरी पर प्रकट हुआ। एक चक्कर लगाने के बाद लंबी तलवार गायब हो गई। उसके बाद एक शक्तिशाली बर्फीली आभा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए ही रही और फिर गायब हो गई। डू फैंग ने अपने मूल रूप में लौट आई जादुई वस्तु को एक तरफ रख दिया और मन ही मन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह इस जमा देने वाली ठंड को इतनी जल्दी नहीं झेल पाएगा। उसे युद्ध में दुश्मन का सामना करने से कम 10 दिन से लेकर आधा महीना तक इस मौसम के अनुकूल ढलना होगा। उसने इसका पहली बार ही इस्तेमाल किया था। हालांकि वह इसके शक्तिशाली प्रभाव को महसूस कर सकता था, लेकिन वह इससे परिचित नहीं था और इस बर्फीली ठंडक की शक्ति को कुछ ही सांसों तक बनाए रख सका। उसे इस पर पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास करना होगा। फिर भी डू फैंग इस तलवारबाजी की शक्ति से बहुत संतुष्ट था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ और समय प्रतीक्षा करके तलवारबाजी की तकनीक में महारत हासिल कर ले तो समान स्तर के शत्रुओं पर इसका उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही वह उठकर कमरे से बाहर जाने वाला था, डू फैंग अचानक जम गया और वहीं बैठा रह गया। उसकी भौहों के बीच से आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण निकली और 5 रंगों सुनहरा, लाल, नीला, चांदी और काला की तेज रोशनी चमक उठी। उसकी भौहों के बीच से लगभग 1 इंच लंबी एक छोटी सुनहरी तलवार प्रकट हुई और डू फैंग के सामने तैरने लगी। ये स्वाभाविक रूप से पंचतत्व दिव्य तलवार थी। जैसे ही तलवार डू फैंग के माथे से हटी, वह तेजी से लगभग 1 फुट लंबी हो गई और फिर उसका आकार बदलना बंद हो गया। तभी तलवार पर एक धुंधली सफ़ेद आकृति दिखाई दी, लगभग 40 वर्ष का एक सलीकेदार दिखने वाला अधेड़ व्यक्ति, दिव्य तलवार की आत्मा। हालांकि इस समय उसका कद एक सामान्य व्यक्ति के आधे के बराबर था और वह दिव्य तलवार पर हल्के से कदम रख रहा था। वैसे दिव्य तलवार खरीदने के बाद डू फैंग के प्रकट होने को पूरे 10 साल हो गए हैं और तलवार की आत्मा एक बार भी प्रकट नहीं हुई है। इस दौरान डू फैंग ने कई बार उससे संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अब अचानक वह स्वयं प्रकट हो गई है। इसके अलावा जब ये तलवार आत्मा पहली बार प्रकट हुई तो ये डू फैंग के मन में थी, उसकी दृष्टि में नहीं। डू फैंग को ये बात अजीब लगी। तलवार की आत्मा प्रकट होने के बाद धीरे धीरे फैली। डू फैंग को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बच्चे, 10 साल बीत गए, तुम उन्नत योद्धा स्तर पर पहुंच गए। लगभग यही मैंने अनुमान लगाया था। लगता है कि अगले 10 वर्षों में तुम युद्ध देवता स्तर पर पहुंच जाओगे और पंचतत्व दिव्य तलवार का खुलकर उपयोग कर पाओगे और उसकी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल कर पाओगे। मैं, तलवार की आत्मा, ने तुम्हारे साथ रक्त संधि की है और तुम्हें अपना स्वामी माना है, केवल तुम्हारी वंश की शक्ति के कारण। तुम्हें लगन से साधना करनी होगी और मुझे निराश नहीं करना होगा। अन्यथा यदि लोगों को पता चल गया और उन्होंने कहा कि मैंने गलत निर्णय लिया तो मैं पूरी तरह से अपमानित हो जाऊंगा। तलवार की आत्मा आपस में बातें करती रही। तभी डू फैंग ने अचानक पूछा, वरिष्ठ, क्या आपको इस यात्रा के लिए किसी चीज की आवश्यकता है? ये सुनकर तलवार की आत्मा ने गुस्से से घूरते हुए नाराजगी से कहा, इसका क्या मतलब है?
क्या तुम कह रहे हो कि अगर ज़रूरी न हो तो मैं बाहर नहीं आ सकता? डू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ तो बहुत दयालु हैं। मेरा मतलब है, क्या आपको मुझसे कुछ करवाने की ज़रूरत है? अब बात बनी। तलवार की आत्मा का गुस्सा खुशी में बदल गया। याद है मैंने पिछली बार क्या कहा था? मैंने 5 तलवार तकनीकें बनाई हैं जिनमें से प्रत्येक में 5 तत्वों की शक्ति समाहित है। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। पंचतत्व दिव्य तलवार के साथ प्रयोग करने पर इनकी शक्ति अपार हो जाती है। और छठी तकनीक 5 तत्वों का मिश्रण अभी पूरी तरह से विकसित हो रही है। अब मैंने छठी तकनीक का मिश्रण पूरा कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बच्चे। तलवार की आत्मा ने डू फैंग को घमंडी नज़र से देखा। डू फैंग ने बेपरवाही से ओह कहा। ये देखकर तलवार आत्मा का चेहरा एकदम बदल गया और उसने गुस्से से जवाब दिया, क्या तुम इस बात से हैरान और खुश नहीं हो कि मैं एक परम तकनीक में विलीन हो गया हूँ? डू फैंग ने ऊपर देखा और तलवार की आत्मा पर बेपरवाही से नज़र डाली। इसका मुझसे क्या लेना देना है? वैसे भी मैं अब तुम्हारी दिव्य तलवार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, तुम्हारे अंतिम प्रहार की तो बात ही छोड़ो। इन सब बातों से मेरा क्या संबंध है? मुझे आश्चर्य क्यों होना चाहिए? मुझे खुश क्यों होना चाहिए? यह तलवार की आत्मा एक पल के लिए अवाक रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डू फैंग को क्या जवाब दे और वह और भी गुस्से में आ गई। डू फैंग जोर से हंस पड़ा। वरिष्ठ, मैं तो बस आपको चिढ़ा रहा था। वरिष्ठ सचमुच अद्भुत हैं। महज 10 वर्षों में ही आपने अंतिम, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तकनीक विकसित कर ली है। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तलवार की आत्मा के बारे में मजाक करने की? तलवार की आत्मा ने घूर कर देखा। डू फैंग ने तुरंत माफ़ी मांगते हुए हाथ जोड़ लिए, वरिष्ठ कृपया नाराज न हो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि इस बार आप किस महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ आए हैं। तलवार की आत्मा का चेहरा गंभीर हो गया। इस तलवार की आत्मा को वाकई तुमसे कुछ कहना है। ये देखकर डू फैंग ने तुरंत कहा, कृपया बोलिए, वरिष्ठ। तलवार की आत्मा उलझन में दिखी। मुझे एक हल्की सी आभा महसूस हुई है, जैसे कोई बुला रहा हो। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसे अपनी ओर बुलाते हुए महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। डू फैंग बेहद हैरान था। समन क्या होता है? मुझे अभी पूरी तरह से यकीन नहीं है, यह अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है। एक बार जब मैं इसका स्थान पता लगा लूँ, तो आपको मुझे वहाँ ले जाना होगा ताकि मैं इसे ढूंढ सकूँ। बस इतना ही मुझे आज आपको बताना था, समझे? डू फैंग ने कुछ देर सोचा, तो फिर आप उस आभा के स्थान का सटीक पता कब लगा सकते हैं जिसने आपको बुलाया था, सीनियर? तलवार की आत्मा ने अपना सिर हिलाया। यह आभा बहुत धुंधली है और रुक रुक कर प्रकट और गायब होती रहती है, इसलिए मैं सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि ये निश्चित रूप से थोड़े समय में वापस नहीं आ सकती। मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम 10 या 8 साल लगेंगे। डू फैंग ने राहत की सांस ली। अगर 10 या 8 साल भी लग जाएं तो कोई बात नहीं। तब तक वह किंग्युआन संप्रदाय के मामलों को निपटा चुका होगा और उसकी साधना का स्तर शायद मध्यम या उन्नत स्तर तक पहुंच चुका होगा। उसकी आत्मरक्षा की क्षमता में काफ़ी सुधार हो चुका होगा और अगर कोई खतरा भी हो तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उसने सिर हिलाया। तलवार की आत्मा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा कि मैंने चुना था, तुमने मुझे निराश नहीं किया। ठीक है, जल्दी करो और साधना करो, अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करो। अगर सच में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, तो पंचतत्व दिव्य तलवार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर अपनी शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। शक्ति का 1%? डू फैंग चौंक गया। कुछ पल सोचने के बाद अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही युद्ध देवता क्षेत्र प्राप्त करना नहीं है? बिल्कुल सही। तलवार की आत्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। डू फैंग ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। 10 साल या उससे भी कम समय में युद्ध देवता क्षेत्र में प्रवेश करना। हालांकि उसके पास शक्तिशाली वंशानुगत शक्ति थी, फिर भी यह कुछ ज्यादा ही था। जियांग की खबर? क्या आत्मविश्वास नहीं, या इस बूढ़े आदमी की मदद नहीं करना चाहते? तलवार आत्मा का स्वभाव एक बच्चे जैसा था, पल भर में बदल गया, उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। इस साइट का नया यूआरएल है, याद रखने का आसान तरीका .com। डू फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं आपकी मदद कैसे नहीं कर सकता, बूढ़े आदमी।
बात बस इतनी है कि इतने कम समय में युद्ध देवता स्तर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है। चिंता मत करो बालक, तुम्हारे भीतर प्रबल वंशानुगत शक्ति है, इसलिए तुम्हारी साधना की गति असाधारण रूप से तीव्र है। इसके अलावा तुम्हारी इच्छाशक्ति सामान्य लोगों से कहीं अधिक मजबूत है और मेरी सहायता से तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना भी प्रबल है। स्वाभाविक रूप से तुम्हारी साधना में तीव्र प्रगति होगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। 10 वर्षों के भीतर तुम निश्चित रूप से युद्ध देवलोक में प्रवेश कर पाओगे। डू फैंग के चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये तलवार की आत्मा तो बहुत ही आत्मविश्वासी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि युद्ध देव क्षेत्र में पहुंचने पर ही वह अपनी मां से मिलने के योग्य होगा। बेशक वह जल्द से जल्द ऐसा करना चाहता था और भविष्य के लिए उसमें फिर से आशा जाग उठी। उसका मनोबल तुरंत बढ़ गया। ठीक है, मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं 10 वर्षों में युद्ध देवता क्षेत्र में प्रवेश करने में अवश्य सफल हो जाऊंगा और आपको निराश नहीं करूंगा, वरिष्ठ। तलवार की आत्मा ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बुरा अब वापस चला जाएगा। तुम स्वयं साधना कर सकते हो। जब तुम युद्ध सेनापति स्तर पर पहुंच जाओगे, तब तुम मेरी परम तकनीक का अभ्यास कर सकते हो। मैं फिर प्रकट होऊंगा। इतना कहकर उसका शरीर धुएं के एक गुबार में विलीन होकर गायब हो गया और पंचतत्व दिव्य तलवार में समा गया। फिर दिव्य तलवार का आध्यात्मिक प्रकाश फिर से चमका, तेजी से सिकुड़कर लगभग 1 इंच लंबा हो गया और एक झटके में वह डू फैंग के माथे में समा गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। डू फैंग ने झुंझलाहट में अपनी कनपटी रगड़ी। अगर तलवार की आत्मा प्रकट ही न होती तो बेहतर होता। उसके प्रकट होने से उसके ऊपर एक चुनौती और दबाव आ गया था, लेकिन सोचने पर आखिरकार यही उसका लक्ष्य था, बस किसी ने कभी उसके सामने यह बात नहीं कही थी। उसने अपना सिर हिलाया, तलवार की आत्मा के बारे में सोचना बंद कर दिया और चुपचाप साधना शुरू कर दी। स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक के तीसरे रूप के सार का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। 7 दिन बाद चरमराहट की आवाज के साथ डू फैंग का दरवाजा खुला और डू फैंग नीले रंग का चोला पहने हुए दिखाई दिया। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से मुझे अपने गुरु और साथी शिष्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करना था। डू फैंग धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। बीच बीच में उसे नीले वस्त्र पहने किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य मिलते रहे। इनमें से अधिकतर शिष्य उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन नीले वस्त्र पहने इस युवक को देखकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर यह युवक कौन है। क्या वह संप्रदाय के उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जो अभी अभी नौसिखिए योद्धा के स्तर तक पहुंचा है? यह उल्लेखनीय है कि उस समय डू फैंग ने किंग्युआन संप्रदाय में ज़्यादा समय नहीं बिताया था। हालांकि उन्होंने तलवारबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उस समय वे किशोर ही थे। अब 7-8 साल बीत चुके हैं और उनमें बहुत बदलाव आ गया है। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें उस समय देखते थे, वे भी शायद उन्हें पहचान ना पाएं। डू फैंग किंग्युन के घर पहुंचा और उसने देखा कि 2 शिष्य प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे हैं। उसने पूछा, क्या संप्रदाय का नेता अंदर है? दोनों शिष्यों की मुलाकात पहले भी डू फैंग से हो चुकी थी और वे जानते थे कि वह संप्रदाय प्रमुख का शिष्य है और बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने तुरंत झुककर आदरपूर्वक उत्तर दिया, चाचा डू। संप्रदाय प्रमुख इस समय मुख्य हॉल में मास्टर जेंग, एल्डर टाई और एल्डर ये के साथ चर्चा कर रहे हैं। मास्टर जेंग, ओह, तो मैं थोड़ी देर पीछे इंतजार करूंगा। डू फैंग ने एक पल सोचा। तभी अंदर से एक प्रसन्नता भरी आवाज आई, डू फैंग है ना? अंदर आओ। ये किंग्युन की आवाज थी। डू फैंग ने हॉल में प्रवेश किया और देखा कि किंग्युन केंद्र में बैठा है और उसके दोनों ओर 3 उच्च पदस्थ योद्धा, टाई, ये और जेंग बैठे हैं। पता चला कि जेंग किंगनान पहले से ही किंगक्वान शिखर का नेता था। जब किंग्युन ने डू फैंग को देखा तो उसने डू फैंग के साधना स्तर की जांच की और अत्यंत प्रसन्न हुआ। डू फैंग, तुमने सचमुच उन्नति कर ली है। बहुत बढ़िया, ये सचमुच जश्न मनाने लायक बात है। जब एल्डर टाई ने डू फैंग को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनकी आंखों में द्वेष भर गया। जब उन्होंने किंग्युन की बात सुनी तो तीनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने डू फैंग की साधना का स्तर भी जांचा। जब उन्हें पता चला कि डू फैंग भी एक उच्च स्तरीय योद्धा है तो तीनों के चेहरे आश्चर्य और अविश्वास से भर गए। जेंग किंगनान का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया, लेकिन फिर गायब हो गया और वह सामान्य हो गया। एल्डर ये ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और सोच में डूबे हुए दिखे। वहीं एल्डर टाई के चेहरे पर एक भयावह भाव झलक रहा था। उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वे कोई साजिश रच रहे हों।
एल्डर ये ने अपनी आंखें सिकुड़ी, हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने हाथों को डू फैंग की ओर जोड़कर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डू फैंग इतनी जल्दी उन्नत स्तर तक पहुंच जाएगा, हमारे बराबर। बधाई हो। फिर उन्होंने बियाओ यून की ओर देखा और कहा, मैं संप्रदाय के गुरु को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने उत्तम शिष्य को अपना शिष्य बनाया। संप्रदाय के गुरु न केवल स्वयं तेजी से साधना करते हैं, बल्कि शिष्यों को सिखाने में उनकी ख्याति संप्रदाय के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रसिद्ध है। वे सचमुच अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप हैं। किंग यून का चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरे किंग युआन संप्रदाय के नियमों के अनुसार उन्नत योद्धा स्वतः ही हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ बन जाते हैं। अब जब डू फैंग उन्नत हो गया है और वह यहाँ है, तो आइए मिलकर इस मामले को सुलझाने के बारे में चर्चा करें। ये सुनकर एल्डर टाई का चेहरा और भी गंभीर हो गया। एल्डर टाई और अन्य लोगों के सामने डू फैंग ने अपना विनम्र रवैया छोड़ दिया। उसने उन तीनों की ओर उदासीनता से देखा और कहा, अरे क्या बात है। किंग यून एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, जियांग शहर से जूनियर ब्रदर यांग मिंग ने आज ही खबर भेजी है कि 10 दिन पहले एल्डर टाई के पोते टाइशिन की जियांग शहर के बाहर हत्या कर दी गई थी। किंग यून की बातों के बाद एल्डर टाई और अन्य दोनों ने अपनी निगाहें डू फैंग की ओर घुमाई ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सकें, और किंग यून ने भी ऐसा ही किया। खबर आ ही गई। डू फैंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने शांत भाव से पूछा, ओह, तो क्या आपको पता चल गया है कि हत्यारा कौन है? किंग यून ने कहा, जूनियर ब्रदर यांग ने संदेश भेजा है कि ऐसा लगता है कि जियांग शहर के हान परिवार ने हमारे संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची है। जूनियर ब्रदर यांग की मदद से ही दूसरी तरफ के लोग केवल टाइशिन को पकड़कर मार सके। हालांकि हान और यान परिवारों की जांच से कुछ सवाल उठते हैं। एल्डर टाई ने घृणा भरी निगाहों से डू फैंग को घूरते हुए उग्र स्वर में कहा, अगर मुझे पता चल गया कि मेरे पोते का हत्यारा कौन है, तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। डू फैंग ने ऊपर देखा और एल्डर टाई को घूरते हुए धीरे से कहा, साधकों को किसी भी समय मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने सुना है कि एल्डर टाई का पोता अच्छा व्यक्ति नहीं है और उसने कई लोगों को नाराज किया है। ये स्वाभाविक है कि कुछ लोग उसे नापसंद करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, एल्डर टाई? सच तो यह है कि किंग यून, एल्डर टाई और बाकी दोनों को अच्छी तरह पता था कि इसके पीछे डू फैंग का हाथ होने की पूरी संभावना है, लेकिन सबूतों के अभाव में वे उस पर आरोप नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा अब जब डू फैंग उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, तो भले ही उन्हें पता चल जाता कि यह उसी ने किया है, टाइशिन की मौत कोई बड़ी बात नहीं थी। भला एक साधारण योद्धा जिसे जबरदस्ती पदोन्नत किया गया हो और पारिवारिक चिकित्सा का सहारा मिला हो, एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय योद्धा के मुकाबले महत्व में कैसे आ सकता है? एल्डर ये ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, संप्रदाय के गुरु एल्डर टाई, मैंने यांग मिंग के पत्र में पढ़ा कि उन्होंने हान परिवार, यान परिवार और किन परिवार समेत 7 प्रमुख परिवारों को पहले ही दंडित कर दिया है। हान परिवार के मामले में तो सख्ती से कार्रवाई की गई है। जहां तक हत्यारे की बात है, फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है, इसलिए हम धीरे धीरे उसकी तलाश करेंगे और मिलने पर उससे निपटेंगे। आपका क्या विचार है? किंग यून ने एल्डर ये की ओर देखा, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो, और धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने एल्डर टाई की ओर देखकर पूछा, एल्डर टाई का इरादा क्या है? एल्डर टाई का चेहरा उदास था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नाक सिकुड़ी और फिर मुड़कर हॉल से बाहर चले गए। संप्रदाय के वरिष्ठ एल्डर टाई को जाते हुए देखकर डू फैंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर एल्डर टाई को कुछ पता नहीं चला, तो वह टाई परिवार को एक और सबक सिखाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com। एल्डर टाई के चले जाने पर एल्डर ये मुस्कुराए और बोले, संप्रदाय के गुरुजी, चूंकि और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। किंग यून ने चुपचाप सिर हिलाया। झेंग किंग नान ने भी विदा ली। जब हॉल में केवल किंग यून और डू फैंग ही रह गए, तो किंग यून कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी आवाज में पूछा, डू फैंग, टाइशिन का क्या हुआ? डू फैंग ने जोर से सिर हिलाया, नाक सिकुड़ी और कहा, हाँ, ये सचमुच आपके शिष्य ने ही किया था। जब मैंने नानयांग शहर में समुद्री राक्षस विद्रोह को दबाने में भाग लिया था, तब इस टाइशिन ने गुप्त रूप से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। बाद में उसने किंग्यांग शहर के टाई परिवार को मेरे खिलाफ साजिश रचने और मेरे पिता और मुझे मारने के लिए भी उकसाया। जाहिर है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। किंग यून ने आह भरी और कहा, जो हो गया सो हो गया। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं।
डू फैंग ने कहा, जब तक एल्डर टाई मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद नहीं कर देते, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हालांकि अगर टाई परिवार फिर भी हार नहीं मानता, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। मुझे उम्मीद है कि तब मास्टर मुझे माफ़ कर देंगे। किंग यून ने फिर आह भरी और कहा, ठीक है, मैं इस मामले पर एल्डर टाई से दोबारा बात करूंगी। वैसे अब आप संप्रदाय के वरिष्ठों में से एक हैं। मैं विचार कर रही हूं कि आपके लिए कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त रहेंगे। क्या इस बारे में आपके कोई विचार हैं? डू फैंग ने सिर हिलाया। इस शिष्य को किसी विशेष मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल साधना और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना चाहता हूँ। चलो इस वरिष्ठ पद के बारे में भूल जाते हैं। किंग यून ने असहमति जताते हुए एक कहा और बोला, ये संप्रदाय का नियम है। उन्नत योद्धा स्तर पर पहुंचने के बाद आप स्वतः ही एक वरिष्ठ बन जाते हैं। आप ऐसा करने से कैसे मना कर सकते हैं? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा वरिष्ठ होने का मतलब यह नहीं है कि आपको विशिष्ट मामलों का प्रबंधन करना ही होगा। ऐसा क्यों न हो, आप संप्रदाय के अनुशासन और दंडों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। अन्य लोग दैनिक कार्यों को संभालेंगे और आप महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। क्या ये ठीक है? कुछ देर सोचने के बाद डू फैंग सहमत हो गया। जल्द ही पूरे किंग्युआन संप्रदाय को पता चल गया कि संप्रदाय के नेता के 5वें शिष्य डू फैंग ने उन्नत योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया है और संप्रदाय के दंड प्रमुख बन गए हैं। इसी बीच किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों के बीच डू फैंग के बारे में और भी अफवाहें फैल गईं। उसने 10 वर्षों में चिशोधन के द्वितीय स्तर से उच्च स्तरीय योद्धा का दर्जा प्राप्त कर लिया था। उसने तलवारबाजी प्रतियोगिता में अपने समूह में प्रथम स्थान जीता था। किंग्यांग शहर में टाई परिवार के सदस्यों की हत्या के कारण उसका पीछा किया गया और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। 6 साल बाद उसने शक्तिशाली वापसी की, टाई परिवार के मुखिया को हराया और टाई परिवार के सभी योद्धा स्तरीय विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे किंग्यांग शहर में टाई परिवार लगभग विलुप्त हो गया। 3 संप्रदायों की प्रतियोगिता में उसे एक महत्वपूर्ण क्षण में संप्रदाय प्रमुख द्वारा पुनः स्थापित किया गया और उसने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए आसानी से अपने विरोधियों को हराया और प्रतियोगिता जीत ली। किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों ने इन सभी कारनामों को बड़े चाव से जाना और उनके बारे में चर्चा की। डू फैंग संप्रदाय के शिष्यों के लिए पूजा का पात्र बन गया और सभी ने उसे अपना आदर्श माना और साधना करने के लिए कड़ी मेहनत की। सबसे अधिक प्रसन्न होने वालों में वे लोग थे जो डू फैंग के साथ तियानयांग शहर से पहाड़ पर आए थे। हालांकि उनकी वर्तमान सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण ये सभी लोग केवल चिशोधन स्तर पर थे, कुछ तो चिशोधन के 4थे या 5वें स्तर पर ही थे, इसलिए उन्होंने डू फैंग के पास आकर पुरानी बातें साझा करने का साहस नहीं किया। सबसे पहले हे यांग ने दस्तक दी, जो तियानयांग शहर का प्रभारी था और जिसने डू फैंग और अन्य लोगों को पहाड़ पर पहुंचाया था। जब हे यांग मिलने आया तो वह बेहद उत्साहित था, लगातार मुस्कुराता रहा और बार बार कहता रहा कि उसकी नज़र पहले से ही तेज थी। उसने डू फैंग की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया था, इसलिए उसने उसे किंग्युआन संप्रदाय में लाने पर जोर दिया। डू फैंग को हे यांग न तो पसंद था और न ही नापसंद, लेकिन चूंकि हे यांग को उसका यह एहसान याद था, इसलिए वह मना नहीं कर सका। उसने हे यांग से कुछ देर अनौपचारिक बातचीत की और फिर उसे विदा किया। कई अन्य मध्यवर्ती और कनिष्ठ योद्धा उनसे मिलने आए, जिनमें उनके 3 वरिष्ठ भाई भी शामिल थे, जो इसी दौरान आए थे, साथ ही लुओ शिजुन भी, जिन्हें वे फेग्यांग शहर से पर्वत पर लेकर आए थे। लुओ शिजुन अब चिशोधन के 5वें स्तर पर हैं और जुआंग परिवार के मध्यवर्ती योद्धा के औपचारिक शिष्य बन चुके हैं। कुछ समय के लिए डू फैंग का निवास असामान्य रूप से जीवंत हो गया था और लगातार कई दिनों तक डू फैंग इन आगंतुकों का स्वागत करने में व्यस्त रहे। उस दिन 2 लोग डू फैंग के घर आए। दोनों की उम्र लगभग 25 या 26 वर्ष थी और वे बेहद ऊर्जावान और उत्साही थे। एक व्यक्ति चिशोधन के 8वें स्तर पर था और दूसरा 9वें स्तर पर। दोनों व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, खुद को संयमित किया और आदरपूर्वक झुके। उनमें से एक ने जोर से घोषणा की, तियानयांग शहर से पुराने मित्र ये वेन और चेंटाई एल्डर डू को प्रणाम करने आए हैं। ये दोनों तियानयांग शहर से डू फैंग के साथी थे। 10 वर्षों में उनमें से एक ने चिशोधन के 8वें स्तर तक और दूसरे ने 9वें स्तर तक साधना की थी, जो कि किंग्युआन संप्रदाय में काफ़ी उल्लेखनीय था। उनके बोलते ही एक आवाज़ आए, ओह ये भाई ये और भाई चेन हैं, कृपया अंदर आइए। दोनों ने डू फैंग से मिलने आने से पहले इस बारे में चर्चा की थी और वे काफ़ी झिझक रहे थे, ये सोचकर कि डू फैंग अब उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। बातचीत के बाद वे बहुत घबराए हुए थे, ये सोचकर कि डू फैंग क्या प्रतिक्रिया देंगे।
अब डू फैंग द्वारा उन्हें भाई ये और भाई चेन कहकर संबोधित करते हुए सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बहुत उत्साहित हो गए। वे तुरंत आंगन में चले गए। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि नीले रंग के कपड़े पहने डू फैंग पहले से ही बैठी हुई उनका इंतजार कर रही थी। उन्नत योद्धा स्तर पर पहुंच जाने के बाद डू फैंग का व्यक्तित्व और भी गहरा और रहस्यमय हो गया था। उनके लंबे वस्त्रों ने उन्हें बेहद सुरुचिपूर्ण बना दिया था और उनकी हल्की मुस्कान ने उन्हें निर्विवाद रूप से आकर्षक बना दिया था, जिससे लोग सहजता से उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। डू फैंग को देखते ही ये वेन और चेन ताई ने दूर से ही आदरपूर्वक झुककर कहा, प्रणाम एल्डर डू। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ दाहिना हाथ हिलाते हुए कहा, भाई चेन, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है, कृपया बैठ जाए। उन्होंने दोनों को विनम्रता दिखाने से रोका नहीं। वे जानते थे कि दोनों पक्षों के बीच सामाजिक स्थिति का अंतर इतना अधिक था कि वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये और चेन के लिए ऐसा करना असंभव था। उन्हें तभी सुकून मिलता जब वे शिष्टाचार का पालन करते। ये वेन और चेन तिएई ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर डू फैंग के नीचे बैठ गए। उनके बैठने के बाद डू फैंग मुस्कुराए और बोले, जब से मैं संप्रदाय में लौटा हूँ, त्यानयांग शहर से मेरे साथ आए सभी शिष्यों में से केवल भाई ये और भाई चेन ही मुझसे मिलने आए हैं। ये वेन ने आदरपूर्वक जल्दी से कहा, एल्डर डू, आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथी शिष्य आपसे मिलने नहीं आना चाहते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डू फैंग ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। हंसते हुए कहा, मुझे पता है, उन्हें लगता है कि अब जब मेरी साधना का स्तर ऊंचा है और मैं संप्रदाय का वरिष्ठ सदस्य हूं, तो उन्हें डर है कि मैं सबको भूल गया हूं और अगर वे आएंगे तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, है ना? ये वेन और चेन ताई ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे शर्मिंदगी से भरे हुए थे। उन्हें वास्तव में ये चिंता थी। हालांकि जब डू फैंग शिष्य थे तब वे दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। उनका सबसे करीबी रिश्ता सिर्फ ये वेन से था। कुछ लोगों के तो उन्हें नाम तक नहीं पता थे। जाहिर है, ये लोग उनके पास आकर पुरानी बातें याद नहीं करेंगे। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि चेन ताई ये वेन के साथ आए थे। डू फैंग ने दोनों पुरुषों के साधना स्तर पर एक नज़र डाली, कुछ देर सोचा और फिर पूछा, आप दोनों के साधना स्तर को देखते हुए लगता है आप संप्रदाय में काफ़ी कुशल हैं। क्या आपने कभी किसी से गुरु की शिक्षा ली है? दोनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, कुछ साल पहले हमें सौभाग्य से इस संप्रदाय के एक गुरु के शिष्य बनने का अवसर मिला था। ओह, वे कौन से दो बड़े भाई हैं? डू फैंग ने फिर पूछा। ये वेन ने कहा, मैं हॉल मास्टर कियान का शिष्य बन गया हूँ। हॉल मास्टर कियान दंड हॉल के हॉल मास्टर हैं। उनका और किंग्यून का हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा है। अब जब डू फैंग दंड हॉल के एल्डर बन गए हैं, तो वे हॉल मास्टर कियान के सीधे वरिष्ठ बन गए हैं। संकट के दृष्टिकोण, मैं मास्टर झांग जी का शिष्य बन गया हूँ। चेन ताई थोड़ी देर रुका। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। झांग जी, क्या वो डू फैंग के दूसरे बड़े भाई नहीं हैं? डू फैंग के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई और साथ ही उसे समझ आ गया कि चेन ताई और ये वेन उससे मिलने क्यों आए थे। वैसे उन्हें और चेन ताई को एक ही संप्रदाय का माना जाता था और चेन ताई डू फैंग को अंकल मास्टर कहकर बुलाते थे। हालांकि झांग जी एक कनिष्ठ योद्धा ही था, लेकिन वह किंग्यून संप्रदाय से आया था और उसने शिष्यों को प्रशिक्षण देने की उनकी विधियों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। चेन ताई की ओर आकर्षित होने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी भविष्य की साधना क्षमता बुरी नहीं है। तो भाई चेन मेरे दूसरे वरिष्ठ भाई के शिष्य बन गए हैं। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कुछ देर बातचीत करने के बाद ये और चेन वहां से चले गए, क्योंकि वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे और अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। विदा लेते समय डू फैंग ने उन दोनों को उपहार दिए, जिनमें एक मध्यम स्तर का जादुई हथियार, 3 निम्न स्तर के जादुई हथियार और कई आत्मासार की गोलियां शामिल थीं। हालांकि उन दोनों के पास बुनियादी जादुई हथियार थे, लेकिन उनके लिए एक साथ 3 हथियार बनाना असंभव था। मध्यवर्ती जादुई हथियार संप्रदाय द्वारा केवल योद्धा क्षेत्र में उन्नति करने पर ही प्रदान किए जाते थे और आत्मासार की गोलियां अत्यंत मूल्यवान थीं, जिन्हें ग्रहण करने के लिए योद्धा क्षेत्र के धारकों की आवश्यकता होती थी। इस उदार उपहार ने उन दोनों को अत्यंत प्रभावित किया, साथ ही डू फैंग की उदारता से वे आश्चर्यचकित भी रह गए। लू परिवार वुलिंग काउंटी के फैंग चेंग का सबसे प्रमुख परिवार है। नवनियुक्त कबीले के नेता लू नाइफेंग उदास चेहरे के साथ केंद्र में बैठे थे। उनके दोनों ओर 4-4 लोग बैठे थे और उनकी आभा से यह स्पष्ट था कि वे सभी 5 उच्च कोटि के योद्धा थे। नीचे
प्रारंभिक योद्धा स्तर का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीमी आवाज में धीरे धीरे बोल रहा था। काफी देर बाद अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट पूरी की। कुलपति, बुजुर्गों, यही हुआ था। ये वो सुराग हैं जो मेरे दोनों भाइयों और मैंने पिछले कई सालों में खोजे हैं। फिर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुप रहा। लू नाइफेंग ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी नज़र दोनों ओर बैठे लोगों पर डाली और धीरे से बोली, क्या सभी बुजुर्गों ने ये सुना है? इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? बाईं ओर भूरे रंग का चोगा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, ने चिढ़कर कहा, क्या इस मामले पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत है? हमारे कुल का एक प्रतिष्ठित सदस्य मर गया है। अब जब हम लगभग ये पता लगा चुके हैं कि हत्यारा कौन है, तो चर्चा करने के लिए क्या बचा है? बस किसी को भेजकर उसे गिरफ्तार करवाओ, उसे मुकदमे के लिए कुल में वापस लाओ और सच्चाई की पुष्टि होने के बाद उसे फांसी दे दो। क्या कुल के मुखिया को इतने तुच्छ मामले पर कार्रवाई की चर्चा करने के लिए बुजुर्गों की बैठक बुलाने की वाकई ज़रूरत है? उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। लू नाइफेंग चुप रही, बस दूसरों को देखती रही। उनके सामने बैठे एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। एल्द हुआओ, आप गलत हैं। अगर यह वाकई इतना आसान होता जितना आप कह रहे हैं, तो कबीले के मुखिया ने इसे बहुत पहले ही सुलझा लिया होता। इतनी गंभीर चर्चा और शोध के लिए हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति को गुस्से से घूरते हुए कहा, तो मुझे बताओ, इस मामले को जटिल क्या बनाता है? दुबले पतले बूढ़े ने अपना दाहिना हाथ उठाया और ठुड्डी के नीचे उगी दाढ़ी की कुछ लटों को धीरे से सहलाया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है इस मामले में 3 बातें हैं। पहली, ये डू फैंग असल में फैंग डू है, जो हमारे फैंगचेंग इलाके का एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री है। उसके कुछ कुलीन परिवारों और संप्रदायों से संबंध हैं और हमारे फैंगचेंग इलाके में उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारे लू परिवार ने उसे निशाना बनाया है, तो मुझे डर है। दूसरी, ये डू फैंग एक मध्यम स्तर का योद्धा है और काफ़ी शक्तिशाली लगता है। उसी स्तर के एक अकेले व्यक्ति और 3 नौसिखियों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे आसानी से मार डाला। साधारण कबीले के लोगों को भेजना अपर्याप्त लगता है। तीसरी, लू हाओ न केवल हमारे लू परिवार का एक उत्कृष्ट सदस्य है, बल्कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का शिष्य भी है। हमें स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से निपटने के तरीके पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। एल्द शिरानुई, क्या आपको लगता है कि मैंने जो कहा वह सही है? इस व्यक्ति ने बड़ी कुशलता और व्यवस्थित ढंग से बात की, मानो प्याज की परतों को खोलकर मामले के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके स्पष्ट रूप से समझाया हो। उसके सामने बैठा धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग अवाक रह गया, जबकि अन्य 2 ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें स्पष्टीकरण काफ़ी तर्कसंगत लगा। पता चला कि लू परिवार ने लू हाओ के लापता होने की खोज में कई साल बिताए और अंततः संयोग से उन्हें लू हाओ की जादुई वस्तु मिल गई। यहीं से उन्होंने अंततः इसका पता डू फैंग तक लगाया, जिसकी डू फैंग ने शायद उम्मीद नहीं की थी। लू नाइफेंग मुस्कुराई और अपनी चिंताओं को इतनी स्पष्टता से बताने के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति की आभारी हुई। उन्होंने धीरे से कहा, जी हाँ, एल्डर शुई बिल्कुल सही थे। मैं भी इस मामले से काफ़ी परेशान थी, इसीलिए मैंने कुल के सभी बुजुर्गों को इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। बुजुर्गों, कृपया अपनी राय दें। लाल रंगत वाले एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति ने हॉल में गहरी आवाज में कहा, कुल के नेताओं में एल्डर शुई को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। चूंकि एल्डर शुई ने पहले ही सब कुछ इतनी स्पष्टता से समझा दिया है, इसलिए उनके मन में कोई उचित समाधान अवश्य होगा। तो कृपया इसे बोलिए। अग्नि वृहद और दूसरे वृहद दोनों ने अपनी निगाहें दुबले पतले वृहद, जल वृहद की ओर घुमा लीं और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगे। एल्डर शुई ने अपना सिर उठाया और लू नाइफेंग की ओर देखा। लू नाइफेंग की आंखों में भी मुस्कान देखकर उन्होंने कहा, चूंकि ऐसा है, तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि यह मामला वास्तव में काफ़ी सरल है। जैसा कि मैंने अभी कहा, लू हाओ न केवल मेरे लू परिवार का सदस्य है, बल्कि स्वर्गीय दाओ संप्रदाय का शिष्य भी है। हमने उसके लापता होने की लंबे समय तक खोज की, लेकिन अंततः कोई सुराग न मिलने के कारण हमने खोज बंद कर दी। अब जबकि मेरे लू परिवार को लू हाओ का हत्यारा मिल गया है, तो आइए इस मामले की रिपोर्ट स्वर्गीय दाओ संप्रदाय को दें और ये देखें कि उनकी क्या राय है। उसके बाद ही तय करें कि मेरे लू परिवार को आगे क्या करना चाहिए। लू नाइफेंग ने सोच समझकर सिर हिलाया और बाकी तीनों बुजुर्गों को भी अचानक समझ आ गया। अब तक चुप रहे आखिरी बुजुर्ग खुशी से झूम उठे और बोले, बिल्कुल सही। स्वर्गिक दाओ संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य होने के नाते लू हाओ को स्वर्गिक दाओ संप्रदाय आसानी से नहीं छोड़ेगा।
वे उससे निपटने के लिए जरूर किसी को भेजेंगे। हमें बस स्वर्गिक दाव संप्रदाय की कार्रवाई में सहयोग करना होगा। एल्डर शुई के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव था। उन्होंने अपनी ठुड्डी के नीचे उगी दाढ़ी की कुछ लटों को फिर से सहलाया और बाकी तीनों की ओर देखा। लू नाइफेंग की आवाज़ गंभीर हो गई, ठीक है, तो हम एल्डर शुई के सुझाव का पालन करेंगे। किसी को भेजकर इस मामले की रिपोर्ट हेवनली दाव सेक्ट को दें और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करें। उसने अपना सिर उठाया और नीचे खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, शाओमी, क्या तुमने सुना? तुम्हें फिर से अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और हेवनली दाव सेक्ट जाना होगा। उन्हें पिछले कई सालों में तुमने जो कुछ भी पता लगाया है वह सब बताओ और फिर हेवनली दाव सेक्ट की व्यवस्थाओं की रिपोर्ट कुल को दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और कहा, जी हाँ कुल प्रमुख, मैं इस मामले को ठीक से सुलझा लूंगा। लू नाइफेंग को हाथ हिलाकर जाने का इशारा करते देख वह मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। मामले पर चर्चा हो जाने के बाद लू परिवार के चारों बुजुर्गों ने लू नाइफेंग को विदाई दी और एक एक करके हॉल से चले गए। कुछ देर बाद हॉल में केवल लू नाइफेंग ही रह गए, जो सबसे ऊपर अकेले बैठे थे। लू नाइफेंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और मन ही मन बुदबुदाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि साथी दाओइस्ट फैंग का नाम डू फैंग होगा। आपकी साधना की गति तो आम लोगों से कहीं अधिक है ही, साथ ही आप रसायन विद्या में भी निपुण हैं। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उस समय जब मेरे लू परिवार ने आपको अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी तो आपने मना कर दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ। लगता है कि आप कुछ छुपाना चाहते थे। हालांकि चूंकि आपने मेरे लू परिवार के एक सदस्य की हत्या की है, इसलिए आपने न केवल मेरे लू परिवार को बल्कि वुलिंग काउंटी के एक प्रमुख संप्रदाय स्वर्गीय दाव संप्रदाय को भी नाराज किया है। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मुझे डर है कि इस बार आपका अंत निश्चित है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। कुछ और क्षण बैठने के बाद वे हॉल से बाहर चले गए और पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।